हेलो दोस्तों, आर्ट हिस्ट्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। केवीएस एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के लिए ये नई दिशाएं का जो कोर्स था, जो मैं सेकंड समकालीन के लिए जो पढ़ा रही थी, पिछली वीडियो मेरी है इसमें निकोलस रोरिक के बारे में। अभी मैं नई दिशाओं में अमृता शेरगिल के बारे में बताने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो आने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं शेयर करने के बाद वो मेरी वीडियोस पढ़ते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी, इसलिए आपको इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि अमृता शेरगिल ने जब सितंबर 1934 में यहाँ आई थी भारत में, तो उन्होंने लिखा था अपने शब्दों में उन्होंने लिखा था कि आधुनिक कला की वजह से ही मैं भारतीय चित्रकला तथा मूर्तिकला को समझ सकी हूँ और इसकी प्रशंसक बनी हूँ। यह बात विरोधाभासी लग सकती है, लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि हम यदि यूरोप नहीं आए होते तो मैं यह कभी महसूस नहीं कर पाती कि अजंता का एक फ्रेस्को अथवा म्यूजियम में रखा एक छोटा सा मूर्तिशिल्प पूरे पुनर्जागरण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अमृता शेरगिल ने अपने ही शब्दों में लिखा है कि अजंता के चित्रों से उन्होंने इतना प्रभावित होना कि पुनर्जागरण ला देना किसी चीज़ में, ये एक हमारे भारत के लिए बहुत गौरव की बात होगी। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी सन 1913 और उनकी मृत्यु 5 दिसंबर सन 1941 को हो गई थी। बहुत ही कम समय के लिए अमृता शेरगिल जीवित रहीं, परंतु जितने दिन के लिए भी जीवित रहीं उतने में ही इन्होंने एक इतिहास रचा। भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से इनका नाम अमर हो गया। अमृता शेरगिल का जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था और कला, संगीत व अभिनय बचपन से ही उनके साथी बन गए थे। 20वीं सदी की इस प्रतिभावान कलाकार को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने 1975 और 1989 में भारत के 9 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में शामिल किया था। इनके पिता जो थे वो सिख थे, उमराव सिंह शेरगिल, जो फारसी संस्कृत के विद्वान व नौकरशाह थे। हंगरी मूल की यहूदी ओपेरा गायिका माँ मेरी एंटोनी गोट्स में यह संतान 8 वर्ष की आयु में पियानो, वायलिन बजाने के साथ साथ कैनवस पर भी हाथ आजमाने लगी थी। 1921 में अमृता का परिवार समर हिल, शिमला में आ बसा। बाद में अमृता की मां उन्हें लेकर इटली चली गई। वह फ्लोरेंस में सांता अनुजियाता आर्ट स्कूल में उनका दाखिला करा दिया गया। पहले उन्होंने ग्रैंड चाउमियर और पियर ए वेलेंट के इकोल डेस बियोक्स आर्ट्स और ल्यूसियन साइमन के मार्गदर्शन में अभ्यास किया। सन 1934 के अंत में वो भारत लौट आई थी। 22 साल की भी कम उम्र में भी वह तकनीकी तौर पर चित्रकार बन चुकी थी और असामान्य प्रतिभाशाली कलाकार के लिए आवश्यक सारे गुण उनमें आ चुके थे। निर्वसना व जंगल में खोई हुई स्त्रियां ही चित्रित हैं। उनके बाद के काम में चित्रित व्यक्ति खास तौर पर स्त्रियों के चेहरे दमित भावनाओं की वजह से बहुत तनावग्रस्त दिखाई देते हैं। 1927 में जब अमृता के मामा इरविन बेक्टे, जिसने अपना व्यावसायिक जीवन पहले एक चित्रकार के रूप में शुरू किया था लेकिन बाद में भारतविद के रूप में प्रसिद्धि पाई, हंगरी में भारत आए और उसने ड्राइंग तथा पेंटिंग के प्रति अमृता का लगाव देखकर उन्हें लाइफ मॉडल से चित्रांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अमृता के लिए यह अनुभव नया तथा उपयोगी था। उसने बाद में इस सुझाव के लिए अपना आभार प्रकट करते हुए कहा, अमृता शेरगिल ने अपने मामा को आभार प्रकट करते हुए कहा, चित्रांकन में कौशल आपकी वजह से ही आ सका। ठीक है, तो 16 साल की उम्र में यानी 1929 में अमृता कला के बाकायदा प्रशिक्षण लेने के लिए माता पिता के साथ पेरिस चले गईं।
यहाँ उन्होंने बड़ी मेहनत से चित्रांकन करना शुरू किया। पहले पियर बलिए और निर्देशन में गा शेमिएर और फिर लुसियन सिमोन के निर्देशन में एकोल दे बोजार में इन्होंने कला का अध्ययन किया था। इस तरह से उन्होंने कला का अध्ययन करते करते फिर उनकी जो आयतन का आभास देने के लिए पर्दाज पर बल दिया और आकृतियों के विशाल रूपाकारों के लिए फिर ऊर्जा से भरी प्रवाहमयी रेखा का प्रयोग किया। 1930 में लगभग अमृता ने तैल रंगों में पहल काम करना शुरू किया। उन्होंने लगभग 60 पेंटिंग्स बनाई, प्रायः निर्वसन मॉडलों और अध्ययन चित्र, साथ ही स्थिर जीवन के अध्ययन चित्र, आत्मचित्र भी। गौरतलब है कि अमृता ने आत्मचित्रों की पृष्ठभूमि में गहरे लाल रंग का प्रयोग किया। दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि अमृता के चित्रों में कौन से कलर ज़्यादातर पाए जाते थे। तो अमृता के चित्रों में रेड कलर बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। उन्होंने लगभग 60 पेंटिंग बनाई, प्रायः निर्वसल मॉडल के अध्ययन चित्र, साथ ही स्थिर जीवन के अध्ययन चित्र व आत्मचित्र। ठीक है, और उन्होंने गौरतलब कि अमृता के आत्मचित्रों पृष्ठभूमि में गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया था। शायद वह अपने व्यक्तित्व को बड़े नाटकीय ढंग से उजागर करना चाहती थी। वो सेजा, गोंगा और मातिस से बहुत अधिक प्रभावित थी, इसीलिए इनको पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का कलाकार कहा जाता है। भारत लौटने की लालसा से वशीभूत 1935 में वो भारत आ गई थी। अगले 6 वर्षों में 28 वर्ष की उम्र में अचानक दुखित मृत्यु से पहले अमृता ने अनेक महत्वपूर्ण कलाकृतियां बनाई। वह भारतीय चित्रकला की शैलियों जैसे अजंता, राजपूत व मुगल लघु कला से बहुत प्रभावित तथा प्रेरित हुई थी, पर उन्होंने अंततः अपनी निजी शैली विकसित कर ली थी, जो पारंपरिक अर्थों में तो भारतीय नहीं कही जा सकती, परंतु उसकी आत्मा मूलतः भारतीय ही थी। इनकी आत्मा, जो चित्रों में आत्मा थी, ये पूरी तरह से भारतीय थी। 3 गर्ल्स जैसे हो गया, ब्रह्मचारी हो गया, ये है सेल्फ पोर्ट्रेट उनका, ये हंगरियन गिप्सी गर्ल, ये सब आपके गोंगवा से और ताहिती के चित्रों से प्रभावित है, कुछ अजंता के चित्रों से प्रभावित देखे जा सकते हैं। सन 1939 आते आते अमृता ने स्थायी और परिपक्व शैली विकसित कर ली थी। उसमें उन्होंने कुछ श्रेष्ठ पेंटिंग्स बनाई। चार्ल्स फावरी, जो इनके बहुत ही बड़े प्रशंसक थे, उन्होंने कहा था कि अमृता शेरगिल ने जिस भारत का चित्रांकन किया वह उनका अपना परिचित देश था। 9 वर्ष की उम्र में वह अपने चाचा के गांव रहने आई थी। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका असर उन पर किसी और भी चीज़ से ज़्यादा पड़ा था। उदास चेहरों वाले किसान, खोई खोई सपनीली निगाहें, मंथर लचकीली चाल, ये किसी मोहक दुनिया से के अजनबी बाशिंदे नहीं थे, बल्कि उसके अपने भाई बहन थे। अपने समग्र कला सृजन में अमृता शेरगिल ने एक भी ऐसा भारतीय चित्रांकन नहीं किया था जो क्रियाशील हो, दौड़ रहा हो या अंग संचालन कर रहा हो या नाच रहा हो या खुशियाँ मना रहा हो। उनकी सभी आकृतियाँ उनके विशाल हाथियों या भैंसों जैसी हैं, आलस्य में पसरी हुई या हल्के कदमों में सौम्यतापूर्वक चलती हुई। बड़ी बड़ी निर्जीव दीवारें, विशाल निश्चल पेड़, उसमें उनके काम में निस्तब्ध मौन और निश्चल शांति की ओर भी बढ़ाते हैं। तो चार्ल्स फावरी ने उनके चित्रों को बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्क्राइब करते हुए इस तरह के वर्ण यूज़ किए थे। हालांकि अनेक कलाकारों के मन में उनके काम को लेकर संदेह था, लेकिन कार्ल खंडावाला और हरमन गोवे, जो चार्ल्स फावरी और मुल्कराज आनंद जैसे कला आलोचकों ने बड़ी सहानुभूति से उनके काम का विश्लेषण किया और यह भी कहा कि उनकी कला में आकृति संबंधी जो निरूपण मिलता है उसका कारण है उसमें रेखांकन की अक्षमता तथा भारतीय परंपरा की जानकारी का अभाव। लेकिन अजंता के चित्रों का बारीकी से अध्ययन कर लेने के बाद अमृता को यह बात समझने में दिक्कत नहीं हुई कि भारतीय कलाकार द्वारा आकृतियों का अंकन अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक सृजनात्मक साधन भर है। आधुनिक कला के अध्ययन की वजह से ही वह पारंपरिक भारतीय चित्रकला व मूर्तिकला की समक्ष तथा प्रशंसा के लिए खुद को तैयार कर सकती थी।
विभिन्न विभिन्न जो राइटर्स और विभिन्न विभिन्न जो कला समीक्षकों के अनुसार अमृता शेरगिल की कला के बारे में बहुत सारे मत हैं। कार्ल खंडवाला का मत है कि अमृता की कला बंगाल शैली के विरोध में है, और मुल्कराज आनंद का मानना था कि वह उच्च कोटि की प्रतिभाशाली व्यक्ति थी। भारत के कुछ आरंभिक कलाकारों में से यह पहली कलाकार थी जिन्होंने हमारे देश की कला को नई दिशा दी थी। उन्होंने रूपाकार तथा रंगों की समकालीन संवेदना के साथ संयोजित करने के मामले में भी उनकी प्रशंसा की थी। और पी.आर. रामचंद्रन राव का कहना था कि उनके चित्रों में रूपाकार की सरलता के आग्रह के कारण उसमें आदिम कला की जीवंतता को देखा जा सकता है। और के.जे. सुब्रमण्यम ने उनके काम में उपस्थित ऐन्द्रिक सुख तथा गरीबी के प्रति चिंता की सन्निधि को रेखांकित किया था। उनके काम के बारे में अभिव्यक्त विभिन्न मतों के बावजूद यह बात बिना किसी संदेह के कही जा सकती है कि बहुत ही संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थी। उनकी प्रतिभा असाधारण थी। इस तरह से अमृता शेरगिल के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णों में एन भूवेंद्रन ने लिखा है कि वह एक तरफ तो अकादमिक यथार्थवादी और दूसरी तरफ पुनरुद्धार से लड़ने वाली अकेली धर्म योद्धा थी। यही वजह है कि उन्होंने यथार्थवाद की विसंगति और अतीत की कला रीति को हूबहू नकल की निरर्थकता को लेकर अपने विचारों को प्रकट करने की ज़रूरत महसूस की थी। उन्होंने अकादमिक यथार्थवादियों के इस विश्वास की घोर निंदा की थी कि कला का प्रयोजन वस्तुओं को यथावत प्रस्तुत करना है, क्योंकि इन लोगों को यह नहीं पता कि इस तरह का बौनापन तथा बुद्धिहीन नकल वस्तुतः कला को नपुंसक बनाना है। उन्हें इस बात का खूब एहसास था कि हूबहू नकल चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह मूल से घटिया ही रहेगी। अकादमिक यथार्थवादियों के खिलाफ उनकी सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि वे कला के प्रयोजन की हदबंदी कर देते हैं। अकादमिक यथार्थवादियों के खिलाफ उनकी शिकायत के और भी कई कारण थे, क्योंकि वे 5वें दर्जे की पश्चिमी कला के मॉडल के अनुसार अपनी कला को ढाल रहे थे। यह उनकी विश्लेषण कुशाग्रता को ही दर्शाते हैं, जब उन्होंने लिखा था कि कला की श्रेष्ठ कृतियों से तुलना करने पर पता चलता है कि बंगाल शैली की घटिया कृतियाँ इन्हीं प्रतिभाशाली कलाकारों की बनाई हुई हैं। तो इस तरह से अनेक कला समीक्षकों द्वारा अमृता शेरगिल के बारे में अलग अलग थॉट्स हैं। ठीक है, तो अपने सभी संयोजनों में अमृता शेरगिल ने चित्राकाश के संगठन में अपनी पूर्णतया स्पष्ट अंतर्दृष्टि का परिचय दिया। उनके सभी संयोजन उपलब्ध स्थान में बड़े निराले ढंग से व्यवस्थित किए गए। चित्रों में खाली स्थान उपयुक्त मात्रा में ही छोड़े गए हैं, ताकि आंखें वहां ठहरकर विश्राम ले सकें। लेकिन इस पर भी चित्र का प्रधान विषय अपना महत्व नहीं खो देता है। उनकी कला का यह अंतर्निहित गुण आरंभिक जल रंग चित्रों में भी देखा जा सकता है, जहां शांत खुले स्थानों की पृष्ठभूमि में आकृतियों को विन्यास किया गया है। हालांकि तब वह कम उम्र की युवती थी। इस तरह से भारत में अमृता शेरगिल की 6 वर्ष की अल्प अवधि का कला सृजन नए व अत्यंत कलात्मक महत्व का है। उनकी धमनियों में पूर्व और पश्चिम दोनों का रक्त प्रभावित था, अतः यह स्वाभाविक है कि पश्चिम तथा भारत की कलात्मक अंतर्दृष्टि को यह आपस में मिला देना चाहती थी। पारंपरिकता और आधुनिकता को परस्पर मिला देने के कारण वह आधुनिक भारतीय चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई थी। भारत कला में निर्णायक युग में उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया था, क्योंकि उन्होंने विश्व कला के प्रवृत्ति का पूर्व आभास दे दिया था और पूर्वी और पश्चिमी कला के मिलन बिंदुओं को रेखांकित किया था, जो उनकी उम्र के व्यक्ति में कम ही दिखने को मिलती है। तो इस वजह से उनके कलाकृतियों में एक मैच्योरिटी देखी गई थी, एक तरह का विषाद देखा गया था, एक तरह का उनके चित्रों में बहुत ही ज़्यादा सजीवता भी देखी जाती थी। उनके चित्रों में डिफरेंट कला समीक्षकों द्वारा डिफरेंट तरीके का वाक्य उनके बारे में सुनने को मिलता है।
1937 में अमृता ने अपने चुने हुए 30 चित्रों की प्रदर्शनी लाहौर में की थी। इससे उनकी बहुत ख्याति हुई और उनके समाचार पत्रों में उनकी प्रशंसा की गई थी। इस तरीके से अमृता शेरगिल के चित्रों की प्रशंसा होने लगी और उनकी ख्याति होने लगी। इसी समय वह हड़प्पा के अवशेषों को भी देखने गई थी। कुछ समय बाद सन 1938 में उन्हें दिल्ली में प्रदर्शनी आयोजित की, जिसमें उन्होंने अपने 2 आत्मचित्र पर पुरस्कार भी पाए थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अमृता शेरगिल ने अपने आत्मचित्र पर कब पुरस्कार पाए थे? 1938 में, 1938 में। इस तरह से वह 1 वर्ष के लिए छोटी छोटी जगहों पर घूमती रहीं। इस समय उन्होंने सरल शैली, हंगरी की हाट आदि चित्रों की रचना की थी। इसी समय महायुद्ध की आशंका होने के कारण अपने पति के साथ वह 1939 में श्रीलंका, महाबलीपुरम तथा मथुरा होते हुए शिमला लौटी थी। मथुरा की कला के प्रति भी वे बहुत आकर्षित हुई थी। मथुरा से शिमला पहुंचने के समय कुछ पश्चात वे विक्टर एगान के साथ सरैया पहुंची थी। यहाँ उन्होंने भारतीय नारी की घरेलू, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याओं को समझने और चित्रित करने का प्रयत्न किया था। इस समय उनके चित्रों में झूला, कहानी कहने वाला, वधू, चारपाई पर विश्राम करती महिला आदि प्रमुख हैं। 1940 में अमृता को बम्बई आर्ट सोसाइटी द्वारा पुरस्कृत किया गया था। दोस्तों, मैं इसका सारा का आपको 1 लाइन क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करा दूंगी, ठीक है। 1941 में अमृता लाहौर चली आई और वहाँ उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा आकाशवाणी वार्ताओं आदि में भाग लेना आरंभ किया। अमृता का स्वास्थ्य निरंतर गिरता गया और 5 दिसंबर सन 1941 को अमृता 29 वर्ष की आयु में ही उनका निधन हो गया। इस तरह से अमृता शेरगिल का निधन हो गया और भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी कलाकार के रूप में अमृता शेरगिल जानी जाने लगी और उनकी ख्याति दिन पर दिन बढ़ती गई और नए दिशाओं में उनका नाम जुड़ गया। नई दिशाओं में जो कलाकार थे वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, AR चुगताई, क्रीट, जॉर्ज क्रीट और अभी मैंने जो पढ़ाया था निकोलस रोरिक, ये सारे आर्टिस्टों में इनकी गणना होने लगी, जो कि उस समय जो या तो पारंपरिक चित्रकला या मुग़ल पहाड़ी ये सब से निकल कर जब हम मॉडर्न कॉन्टेम्परेरी आर्ट में आ रहे थे, उस बीच के इस प्रारंभ के दौर की ये कलाकार थे, जिनकी ख्याति, जिनको देखकर हम आज भी उनकी चित्रों को देखते हैं और समकालीन कलाकृतियों में उनके चित्रों के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका योगदान हमारे भारतीय चित्रकला के समकालीन कला में बहुत ही रहा है। इस वजह से हम अमृता शेरगिल को भूल नहीं सकते। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही अमृता शेरगिल के बारे में। मैं इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या 1 लाइन क्वेश्चन आपको जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। वॉच माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और कमेंट भी करिएगा, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय बाय।